नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है, इकोलॉजी में हम लोग ऑलमोस्ट इसके पहले जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जलीय उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव और जलीय आवासों के विषय में हमने बहुत गहनता से जानकारी देखी। अभी हमने जैसे उसके बाद बताया था कि हम अब पढ़ेंगे झील परतंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र या झील परितंत्र। ठीक, बात एक ही है। उसके पहले एक छोटी सी न्यूज़ आपको मैं देना चाहता हूं। ये माइंड मैप की बुक है, अरोड़ा आईएएस के नाम से है, माइंड मैप पर्यावरण में। ठीक है, यूपीएससी, आईएएस, सीएपीएफ और ईपीएफओ, सीडीएस स्टेट पीसीएस एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ये जो कंटेंट आप देख रहे हो इसमें भी वही सेम कंटेंट है। ठीक है, और आप पेज भी देख सकते हो, इनके कितने अच्छे पेज हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि इसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है, प्रमोशन जरूर कर रहे हैं, इसलिए कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ से अगर आप ले करके और इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इसमें हर एक चीज़ की मतलब ये नहीं कह सकते आप कि ये चीज़ नहीं है, इसमें हर एक वो चीज़ है जो आपको स्टेट एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। मतलब आपको फैक्ट भी मिल जाएगा, इसमें कंसेप्ट भी मिल जाएगा आपसे। जैसे मैंने अम्लीयकरण पढ़ाया तो अम्लीय में मैंने पूरा अम्लीयता, फिर क्षारीयता, उनके पीएच मान से लेकर हर एक चीज़ पढ़ाया। तो पीएच मान वो तो स्टेट में आता है ना, अम्लीयता का कॉन्सेप्ट तो यूपीएससी के स्टेटमेंटों में आता है। तो अब सोचो, दोनों हो गया ना कवर। तो ये बुक मेरा सजेशन है कि आप लोग परचेज करें और ले करके एक बार ट्रस्ट करके पढ़ के देखें और इस वीडियो को देखें। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक, तो सिर्फ इतना ही कहना था आपसे कि इस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, इस बुक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करें, तो आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। और ये जो वीडियोस बन रही हैं जिस पे काम चल रहा है ये भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होंगी फिर। ठीक है, देखिए, पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक तो पढ़ाई होती है पीएचडी करने वालों के लिए, दूसरी पढ़ाई होती है पास करने वालों के लिए। पीएचडी करने वाले जो होते हैं बेसिकली 10 बुकों का भंडार लगाते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। आपने कोई अगर बुक परचेज कर रखी है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। अगर आपने कोई बुक ले रखी है तो फिर इसको लेकर के फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ, अगर उसके रिप्लेसमेंट पे आप ये लेना चाहते हो कि हाँ वो हमें हमें नहीं लगा कि हाँ उसमें उस टाइप के कंटेंट है जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई हो पाए, तब आप इसको प्रेफर करिए। और इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेटों की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूपीएससी में किसी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये कोई गारंटी ले ले उसकी तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। कोई मतलब नहीं है उसके झूठ बोलने का कि हमारे ही बुक से हर चीज़ आ रही है, नहीं। देखिए, कंटेंट मतलब अब मान लीजिए आर्टिकल 19 के विषय में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो आर्टिकल 19 से तो कोई नोट्स बना रहा है उसमें भी दे रखा है, कोई बुक छाप रखा है उसमें भी दे रखा है। आप ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ से ही आ गया। ठीक, वो उस चीज़ का दावा नहीं कर सकते हो आप। अब कोई स्टैटिक पार्ट कहीं से आ रहा है तो आप ये नहीं कर सकते कि वो मेरे यहाँ के ही है। मैंने ये बताया था, वो सब पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि 20 बुकों की जगह पर आप एक बुक को प्रेफर करें और उससे ज़्यादा रिवीजन करके और रिजल्ट निकालें। अगर वो बुक उस कंटेंट लेवल को छूती है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है तब तो ठीक है। ठीक, आइए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं अपने। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि झील पारिस्थितिकी तंत्र में हमें पढ़ना है, तो हम पहले इसकी डिफिनेशन या इसके कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं। तो जल विज्ञान पारिस्थितिकी और अन्य विशेषताओं से निरपेक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं होना। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में जो कुछ ना हो वो निरपेक्ष होगा। स्थायी जल का कोई भी ऐसा निकाय जो आमतौर पर क्षेत्र और गहराई की दृष्टि से काफी बड़ा होता है, क्षेत्रफल में भी बड़ा होगा और गहराई के मामले में भी बड़ा होगा। ठीक, तो वो किसके रूप में जाना जाएगा? आमतौर पर झील के रूप में जाना जाता है। नैनीताल झील, पुलकेट झील, यूपीएससी ने झील के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और स्टेट एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
तो कभी कभी गर्म झील के विषय में पूछता है, कभी ठंडी झील के विषय में पूछता है, कभी जो है पहाड़ी झील के विषय में पूछता है, तो पूछता जरूर है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद एक झील को, मतलब मैंने ये सोचा है कि एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट बना करके ना उन पे वीडियो लेके आया जाए, जैसे कि इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो गए, अध्यक्ष हो गए, उसके बाद फिर झील हो गई, नदियां हो गई, इंपॉर्टेंट एक लाइन में बता दिया जाए। जैसे ज्योग्राफी में मैंने नदियां बताई हैं, ठीक है। तो नदियों के विषय मैंने पूरा खुल के अच्छे से पढ़ा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो उनके विषय में बस ये नहीं कि नदियों की लेंथ कितनी है और ये नदियां कहां से निकलती हैं, बस इतना, काम खत्म आपका। फैक्ट ही आने हैं ना स्टेटों में, तो स्टेट के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक। आइए अब देखते हैं झीलों की वृद्धावस्था, एजिंग ऑफ लैक्स, ठीक। जो लैक होती हैं आपकी, लैक मतलब लेक्स, लैक नहीं लैक्स होती हैं, बेसिकली एस लगाएंगे तभी झीलों की बात कर रहे हैं, झील नहीं, कई सारी झीलों की बात कर रहे हैं। झीलों की वृद्धावस्था में झीलों का पोषक तत्व संवर्धन शैवाल, जलीय पौधों और विभिन्न जीवों के विकास को बढ़ावा देता है। ये कह रहे हैं कि जो झीलों का पोषक तत्व संवर्धन है, जो झील है उनका काम क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के जलीय पौधे, विभिन्न प्रकार के जीवों, उन सब को अपने ऊपर पालती हैं, उनका देखभाल करती हैं, उनका भरण पोषण करती हैं। आपने नैनीताल झील, अगर आप कभी गए हो उत्तराखंड देखा होगा, तो वो नैनीताल ऐसे, जैसे ये मैंने बना रखा है, ये पहाड़ है चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन है, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे समझ लो, और ये बीच में है। तो अब यहाँ के जितने भी प्रकार के जीव जंतु होंगे या जितने प्रकार के हम जीव जंतु को मतलब पेड़ पौधे होंगे, उनको पानी या संचित वहां यहीं से तो मिल जाता होगा। यूपीएससी ने पूछ भी रखा है, 2018 का पेपर उठा के देख लो उसमें। तो वो यही कह रहे हैं, और इस प्रक्रिया को प्राकृतिक सुपोषण के रूप में जाना जाता है। मैं आज सिर्फ उन्हीं चीजों में हेडलाइन, मतलब ये ऐसे मार्क करूंगा जहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी होगी। सब में लगाने का मतलब ये होता है सब इंपॉर्टेंट है, तो लाइन पढ़ूंगा जिससे मैंने पढ़ा ना यहां से यहां तक में। तो अब इसके आगे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सुपोषण के रूप में इसको जाना जाता है। और किस प्रक्रिया को जाना जाता है, जो झीलें अपने ऊपर विभिन्न प्रकार के पौधों, विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास करवाती हैं या उनका भरण पोषण करती हैं, उनको प्राकृतिक सुपोषण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आगे ये कह रहा है कि त्वरित दर पर झीलों का समान पोषण, त्वरित मतलब बहुत तेजी से, दर मतलब भाई त्वरित अगर मैं कह रहा हूं तो बहुत तेज काम करना, बहुत तेजी से कोई काम हो तो उसे त्वरित दर, स्पीड कहते हैं, ठीक। पर झीलों का समान पोषण, तत्व संवर्धन मानव गतिविधियों के कारण होता है और परिणाम वृद्धावस्था की घटना को कल्चरल यूट्रोफिकेशन के रूप में जाना जाता है। ये त्वरित दर से जो झीलों का पोषण होता है, संवर्धन होता है, और वो मानव के कारण होता है, और उसी का परिणाम होता है कि वृद्धावस्था को, उस झील की वृद्धावस्था को हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक। दो चीजें यहाँ समझ में आ गई, एक प्राकृतिक सुपोषण क्या होता है, इंटरलिंक है कल्चर यूट्रोफिकेशन। अब आगे क्या कह रहा है, भारत में प्राकृतिक झीलें अपेक्षाकृत कुछ ही ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में मिलती हैं। तो ये एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि भारत में जो प्राकृतिक झीलें हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में। 300 ईसा पूर्व गुजरात के गिरनार, यहां से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है 2020 में। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, वर्ल्ड के ऊपर पूछा है, गिरनार कहां है, गिरनार कहां है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक पेयर बनाया, जैसे यहां पर कुछ लिखा, उसके सामने एक पेयर बनाने वाला क्वेश्चन आता है ना, उस टाइप के क्वेश्चन को बना करके पूछा गिरनार किस क्षेत्र में है। तो आपको पता होगा गिरी जो बेसिकली बाघों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, एशियाई शेर, लायन जहां पाए जाते हैं आपके, वहां की बात कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा कि इस बाघ, शेर, इसी में सब बोल दे रहे हैं। मतलब कहने का कि सिर्फ हिंट जरूरत है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हिंट लीजिए किस प्रकार से चीजों को याद करके वहां पर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील की बात कर दी। अब एक फैक्ट और मिल गया कि सुदर्शन झील कहाँ है, वो गिरनार में है। गिरनार कहाँ है, वो गुजरात में है। तो आपको तीन चीजें मिली। पहली चीज ये कि सुदर्शन झील कहाँ है, तो वो आपको पता है गुजरात स्टेट में है। अब ये बताओ सुदर्शन झील किस जगह पे स्थित है, तो गिरनार के पास में स्थित है। गिरनार कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। तो तीन फैक्ट पता लगे, तो ये इंपॉर्टेंट ही है तीनों। आपको 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और आया भी होगा। भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। चौथा फैक्ट है ये, शायद भारत की सबसे पुरानी मानव झील है। इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए, एक एक चीज डिटेल में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मेरा कर्तव्य यही है कि आपको समझाया जाए और एक एक चीज, एक एक लाइन का जो मतलब होता है वो बताया जाए। बाकी समझदारी आपकी है, जैसी आपकी इच्छा आप वैसा कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, झीलों को उनके जल रसायन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वो कह रहा है जो जल के रसायन होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। लवणता मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। लवणता जो कि समुद्रों में पाई जाती है, मीठा पानी जो कि नदियों में पाया जाता है। लवणता वह होती है जिसमें 5 से लेकर के 35 पीपीटी भाग प्रति हजार पाया जाता है, वहां लवणता अधिक होती है। और 5 से कम पीपीटी होती है जहां पर, वहां पर नदियों का पानी पाया जाता है, मतलब लवणता कम होगी और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पानी वो पाया जाएगा। और सबसे शुद्ध पानी केवल बरसात का होता है, जो पानी गिरता है, और सबसे ज्यादा पानी भूमिगत जगह में पाया जाता है। आप इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं। केवल लवणता की वजह से मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं आपको। अब लवणता के स्तर के आधार पर अगर बात करें तो मीठे पानी, खारे या लवणीय झीलों जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के वर्गीकरण के समान रूप में जाना सकता है। हम ये कहना चाहते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि हम मीठे, खारे पानी, लवणीय, इन सारे प्रकार के जो है वो क्या कहते हैं झीलों के विषय में जानते हैं, उनके रूप में भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वृद्धावस्था की झीलों में आगे क्या है, इनके पोषण तत्वों की मात्रा के आधार पर इन्हें अलिगोट्रॉफिक, बहुत कम पोषक तत्व, मतलब अलिगोट्रॉफिक का मतलब ये होता है, अलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है बहुत कम पोषक तत्व। मेसोट्रॉफिक मतलब माध्यम पोषक तत्व। यूट्रोफिक या अत्यधिक पोषक तत्वों से भरपूर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 प्रकार के हैं, ऑलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक, यूट्रोफिक, ठीक, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम वृद्धावस्था को कंप्लीट कर चुके हैं। झील से पोषक तत्वों को हटाना, ये क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। पोषक तत्वों का हटना हो सकता है कि पोषक तत्व हट क्यों रहे हैं, तो पोषक तत्वों के खराब पानी के साथ इस फ्लशिंग की बात कर रहे हैं, गहरे पानी का प्रतिकरण हो रहा है, वाटर बैकफ्लो के साथ फाल्कुलेशन या प्लावनशीलता या अधिशोषण, या इसे कहते हैं सीधा सीधा कि वाटर बैक फ्लो के साथ अधिशोषण के साथ फ्लोटिंग प्लांट द्वारा ऑन साइड पी एलिमिनेशन होना, ठीक, इसकी वजह से पोषक तत्व हट रहे हैं। फिल्टर और पी एसोबर द्वारा ऑन साइड एल्गी हटाना, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑन साइड एल्गी स्कीमिंग और सेपरेटर्स थिंकिंग, उसके बाद कृत्रिम मिश्रण या नष्ट कर देना, मछलियों और माइक्रोफाइट्स की हार्वेस्टिंग हो जाना, कीचड़ हटाना, इन सब की वजह से जो पोषक तत्व हैं वो हटाए जा रहे हैं और पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे हम लोग सुपोषण के विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे। जलीय जीव में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपोषण। सुपोषण क्या होता है उसको जानने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये एक न्यू टॉपिक है। जलीय जीव में ही हम सुपोषण को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे लिखा है वो डिस्कस करेंगे, जो नहीं भी लिखा उसको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कि सुपोषण से क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, डायरेक्ट आए हैं, और जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं ना आपके, वहाँ भी कहीं ना कहीं फैक्ट के रूप में आ जाते हैं। सुपोषण का कारण ही पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबको पता है वहाँ पर थोड़ा घुमाव करके क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सुपोषण पे होगा। हम लोग सुपोषण के विषय में बेसिकली ओवरव्यू लेंगे
और अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को निचोड़ के यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और 10-12 से 15 मिनट की वीडियो होगी। एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, 2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर देखेंगे उस लेक्चर को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।